टुडे आवर टॉपिक इज़ मूवमेंट्स इन स्टमक। हम डिफरेंट टाइप्स की मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, इंटेस्टाइन की मूवमेंट एंड स्टमक की मूवमेंट्स के बारे में भी स्टडी करेंगे, क्योंकि हमने डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया हुआ है। ड्यूरिंग डाइजेशन इस तरह की मूवमेंट्स देखने में आती हैं जो कि स्टमक से रिलेटेड हैं या इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड होती हैं। अगर हम देखें कि activities of smooth muscles of stomach increase during gastric digestion when stomach is filled with food and when the stomach is empty। इस दौरान क्या होता है, स्मूथ मसल्स की एक्टिविटीज़ जो है इंक्रीज़ हो जाती हैं। स्टमक के जो स्मूथ मसल्स हैं उनकी एक्टिविटीज़ इंक्रीज़ हो जाती है ड्यूरिंग गैस्ट्रिक डाइजेशन। तो डिफरेंट टाइप्स की मूवमेंट देखने में आती हैं, लाइक हंगर कंट्रक्शन, जिसकी टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 में डिवाइड किया गया है। इसी तरह रेसिप्टिव रिलैक्सेशन, अकोमोडेशन ऑफ स्टमक हम जिसको कहते हैं, या पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस की मूवमेंट डाइजेशन, हम पेरिस्टाल्सिस भी कहते हैं इसे। अमूमन हंगर्स क्या चीज़ है, हंगर कंस्ट्रक्शन से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मूवमेंट जो है हंगर कंस्ट्रक्शन में क्या है, सबसे पहले हंगर क्या चीज़ होती है, आपने देखा होगा जब भी हमें भूख लगती है तो भूख लगने के अमल को हम कहते हैं, इंग्लिश में अगर हम भूख लगने को कहते हैं हंग्री पर्सन कहते हैं, जिस बंदे को भूख लग रही होती है। तो हंगर अमूमन भूख लगने के अमल को कहते हैं। द फिजियोलॉजी ऑफ हंगर अगर हम देखें तो स्टमक कंट्रक्शन सेंड सिग्नल्स टू द ब्रेन मेकिंग अस अवेयर ऑफ द हंगर। कैसे हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी को खुराक की ज़रूरत है, हमें ऐसे पता चलता है कि स्मूथ मसल की जो कंट्रक्शंस होती हैं, जिन्हें हम पंक्स भी कहते हैं, सेंड करती हैं सिग्नल्स ब्रेन को, और ब्रेन को अवेयर करती हैं कि अब हमें फ़ूड की ज़रूरत है, अब हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है फूड के हम खाएं और उस फूड से हम एनर्जी हासिल करें। तो इस जो ये सेंसेशन है इसको हम हंगर का नाम देते हैं। व्हेन देयर आर नो फूड फॉर मैनी आवर्स द स्टमक अंडरगोज इंटेंस रिथमिक कंट्रक्शन कॉल्ड हंगर कंट्रक्शन। लेकिन अगर काफ़ी देर तक आपको फूड ना मिले, खाना ना मिले, तो आपका स्टमक जो है बहुत तेज़ी से कंट्रक्शन शो कर रहा होता है, जिसे हंगर कंट्रक्शन कहते हैं। द कंट्रक्शन काज अ टाइट फीलिंग इन आवर स्टमक एंड काज पेन नॉन एज अ हंगर पंक्स। अगर कंट्रक्शन ऑफ मसल्स बहुत तेज़ी से हो और इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आपके अंदर आ रही हो, पेन भी आपको फील हो रहा हो, देन उसे हम कहेंगे हंगर पंक्स। हंग्री पर्सन आल्सो बिकम मोर टेंस एंड रेस्टलेस एंड ऑफ्टन हैज़ अ स्ट्रेंज फीलिंग्स इन हिज इंटायर बॉडी। एक हंगर पर्सन की अगर आप फीलिंग्स देखेंगे तो अमूमन उसे वो रेस्टलेस होगा, उसको रेस्टलेस फीलिंग आ रही होगी। इसके अलावा पूरी बॉडी जो है एक स्ट्रेंज फीलिंग का शिकार होगी, थकावट का सी भी फीलिंग आ रही होती है। तो आपकी पूरी बॉडी रियलाइज़ करवा रही है कि नाउ यू नीड सम फूड। जब तक फूड आपकी बॉडी में नहीं आएगी, तब तक आप उन न्यूट्रिएंट्स को, फूड के न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट कर एनर्जी में के लिए ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। जब ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होंगे तो एनर्जी भी आपकी बॉडी को नहीं मिलेगी। तो पूरा प्रोसेस को रन करने के लिए हंगर की एक फीलिंग क्रिएट होती है कि अब आपको फूड चाहिए, आपकी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पे जैसे तस्वीर में दिखाया गया है, ये तस्वीर में आप देखें ये हंगर की फीलिंग है जो कि ये शो कर रही है कि अब फूड की ज़रूरत है आपकी बॉडी को। और ये हंगर की फीलिंग आपके ब्रेन के अंदर सिग्नल्स भेजेंगे। ब्रेन में कैसे सिग्नल आएंगे, स्टमक कंट्रक्शन सेंड सिग्नल्स टू द ब्रेन मेकिंग द अवेयर ऑफ आवर हंग्री। हंगर कंट्रक्शन को अगर हम डिफाइन करें, हंगर कंट्रक्शन आर द मूवमेंट ऑफ एम्प्टी स्टमक। एम्प्टी स्टमक की मूवमेंट को भी हंगर कंट्रक्शन कहते हैं। दीज कंट्रक्शन आर रिलेटेड टू द सेंसेशन ऑफ हंगर। हंगर कंट्रक्शंस आर पेरिस्टाल्टिक वेव्स सुपरइम्पोज्ड ओवर द कंट्रक्शन ऑफ गैस्ट्रिक स्मूथ मसल्स एज होल। होता क्या है कि आपके स्टमक में कंट्रक्शंस क्रिएट होती हैं, एम्प्टी स्टमक में मूवमेंट क्रिएट होती है, जिसको हम हंगर कंट्रक्शन का नाम देते हैं। हंगर कंट्रक्शन की डिफरेंट टाइप्स होती है, जैसे मैंने बताया टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 में इसको डिवाइड किया जाता है। टाइप 1 हंगर कंट्रक्शंस, दीज आर द फर्स्ट कंट्रक्शन टू अपीयर इन अ एम्प्टी स्टमक। जैसे आपका मैदा खाली है उस वक्त जो फर्स्ट कंट्रक्शन अपीयर होती है उसे हम टाइप 1 हंगर कंट्रक्शन कहते हैं। व्हेन टोन ऑफ गैस्ट्रिक मसल इज लो, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती। जैसे आपने कहते हैं ना हल्की सी भूख लगी है, वो हल्की सी भूख के अंदर ये हंगर कंट्रक्शन फील हो रही होती है। टाइप 2 हंगर कंट्रक्शन, these are appear when a tone of stomach is stronger. Tone increase in stomach if food intake is
पोस्टपोन इवन आफ्टर अपीयरेंस ऑफ टाइप 1 कंस्ट्रक्शन। आपको हल्की सी भूख फील हुई लेकिन आपने उसको नोटिस नहीं किया और आपने फूड नहीं लिया, देन आहिस्ता आहिस्ता वो भूख भरना शुरू हो जाती है। किस तरह आप उसे फील करेंगे, आपके जो मसल्स की कंट्रक्शन है वो स्ट्रॉन्गर होना शुरू हो जाएगी। जो टोन है आपकी मसल्स की, आपके स्टमक के मसल्स की, वो स्ट्रॉन्गर होनी शुरू हो जाएगी, जिसका मतलब है कि आपने फर्स्ट वाली जो हंगर कंट्रक्शन है उसको इग्नोर कर दिया और आपने अभी तक फूड नहीं ली, मीन्स आपकी भूख में इजाफा होता जाएगा। टाइप 3 हंगर कंट्रक्शन अगर लें, इट्स अपीयर व्हेन द हंगर बिकम्स स्फीयर एंड द टोन इंक्रीज टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। अगर आपने सेकेंड कंट्रक्शन पे भी जो आपका बॉडी की रिक्वायरमेंट थी फूड की, उस वक्त भी आपने फूड नहीं ली, देन बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाएगी ये कंट्रक्शन। इट अपीयर्स व्हेन हंगर बिकम स्फीयर। और जब आप बहुत शदीद भूख के आलम में होते हैं तो ये टाइप 3 हंगर कंट्रक्शन क्रिएट होती है एंड टोन इंक्रीज टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। और शदीद किस्म की टोन इंक्रीज़ हो जाती है, कंट्रक्शन ऑफ मसल्स ऑफ स्टमक जो है और ज़्यादा शिद्दत से होने लगती है, तो ये टाइप 3 हंगर कंट्रक्शन कहलाती है। फीलिंग एंड रेसेप्टिव रिलैक्सेशन भी एक मूवमेंट है स्टमक की। इसके अंदर क्या होगा, रिसेप्टिव रिलैक्सेशन इज़ द रिलैक्सेशन ऑफ अपर पोर्शन ऑफ द स्टमक व्हेन बोलस इंटर द स्टमक फ्रॉम एसोफेगस। जैसे ही हमने खुराक ली, वो खुराक हमने समझ लिया हम फूड रोटी का एक निवाला लिया, अब वो बोलस शेप के अंदर हमारे एसोफेगस में जाएगा, ओरल कैविटी से एसोफेगस में जाएगा, एसोफेगस से वो स्टमक में जाता है। हमने यही स्टडी किया था प्रीवियस लेक्चर में। अब यहाँ पे देखा जाता है जैसे ही वो एसोफेगस से स्टमक में इंटर होता है, स्टमक के अपर वाले पोर्शन में, तो रिलैक्सेशन क्रिएट होती है ताकि वो स्टमक के अंदर दाखिल हो सके। फिलिंग प्रोसेस, इसलिए हम इसे कह रहे हैं कि स्टमक में फिल हो जाना, खुराक का जाके फिल हो जाना। हमने ये पढ़ा था ना कि स्टमक में कुछ देर के लिए फूड हमारी स्टे करती है, एसोफेगस से स्टमक में जाती है, वहाँ पे कुछ देर के लिए स्टे करती है, फिर HCl उसके ऊपर जो है अपना एक्टिविटी शो करता है HCl, और HCl की मौजूदगी में वो एसिडिक टाइम में तब्दील हो जाती है। तो receptive relaxation is the relaxation of the upper portion of the stomach when bolus enter the stomach from esophagus। तो जो रिसेप्टिव रिलैक्सेशन वाला फेज़ है वो फेज़ है जिसके अंदर आपकी जो खुराक है एसोफेगस से स्टमक में इंटर होती है और स्टमक के पहले पोर्शन में होगी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अकोमोडेशन ऑफ स्टमक। खुराक थोड़ी देर के लिए वहाँ स्टे करती है। हमने ये डाइजेशन के प्रोसेस में स्टडी किया था, जब हम स्टमक के बारे में स्टडी कर रहे थे, थोड़ी देर के लिए आपके मैदे में जाके खुराक स्टोर होती है, स्टे करती है इंटेस्टाइन में जाने से पहले। अब उस दौरान उसको हम अकोमोडेशन ऑफ स्टमक का नाम देते हैं। अकोमोडेशन मीन्स कहीं पर रिहाइश पजीर होने को हम अकोमोडेशन कहते हैं इंग्लिश के अंदर। तो अकोमोडेशन ऑफ स्टमक का नाम दिया गया है इस फेज़ को। अगर हम देखें हाउ वॉल्यूम इंक्रीज़, आपने देखा होगा हाउ वॉल्यूम इंक्रीज़, स्टमक का वॉल्यूम कैसे इंक्रीज़ हुआ, बिकॉज देर इज़ अ फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन इन अ स्टमक दैट फ्लैटन एज स्टमक रिलैक्स व्हेन फूड इज़ टेकन। जैसे ही फूड आप लोगे तो जो है स्टमक रिलैक्स फॉर्म में आएगा। इट इज़ कॉल्ड रेसेप्टिव रिलैक्सेशन। रिलैक्स फॉर्म में होगा, देन वो फिल अप होगा फूड से। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे रिसेप्टिव रिलैक्सेशन। Receptors present in pharynx and lower esophagus cause receptive relaxation of proximal stomach even before food enters the stomach। जैसे ही आपकी फूड जो है फायरक्स एसोफेगस वाले पोर्शन के लोअर पोर्शन में पहुंचती है, देन वहाँ पे मौजूद रिसेप्टर्स स्टमक को इस पोजीशन में, रिलैक्स पोजीशन में ले आते हैं ताकि फूड स्टमक में फिल अप हो सके। दिस फैसिलिटेट द अकोमोडेशन ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ फूड विदाउट सिग्निफिकेंट राइज ऑफ प्रेशर। इसी वजह से अमूमन जब आप अपनी ज़रूरत से ज़्यादा भी खा लेते हैं, देन उसके आप वो भी जाके उसमें स्टोर हो जाती है, आप काफ़ी देर तक उसके अंदर स्टोर रख सकते हैं। फैसिलिटेट द अकोमोडेशन ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ फूड विदाउट सिग्निफिकेंट राइज ऑफ प्रेशर। आप काफ़ी जो है ज़रूरत से ज़्यादा भी थोड़ा फूड इसमें स्टोर कर सकते हैं। दिस इज़ द मेडिएट बाय द वेगस नर्व। वेगस नर्व इसके अंदर अहम किरदार अदा कर रही होती है, ये एक नर्व का नाम है। फिर नेक्स्ट मूवमेंट हमने जो पढ़ी है टाइप इसकी
पेरिस्टालिसिस वेव्स। पेरिस्टालिसिस वेव में क्या है, सीरीज ऑफ इनवॉलेंट्री वेव, ये इनवॉलेंट्री वेव्स हैं लाइक मसल्स कंट्रक्शन विद मूव फूड अलोंग टू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ये एक इनवॉलेंट्री वेव्स हैं, जब आप फूड लेते हैं तो ये फूड को आगे की तरफ धकेलने में मदद दे रही होती है। तो ये किस तरह होती हैं, लाइक मसल्स कंट्रक्शन विच मूव फूड अलोंग द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में फूड को आगे की तरफ धकेलने का काम कर रही होती है। अमूमन जैसे मसल्स रिलैक्स हुए और कंट्रैक्ट हुए, ये पूरा प्रोसेस चलता रहता है। अब यहाँ पे देखिए तस्वीर में दिखाया गया है, जैसे कि देखिए मसल्स रिलैक्स दिखाएंगे, सर्कुलर मसल दिखाएंगे, बोलस ऑफ फूड आगे की तरफ जा रहा है, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स हैं, मसल्स कंट्रैक्ट होते हैं एंड बोलस ऑफ फूड एंड मसल्स रिलैक्स। तो पूरा प्रोसेस चलता है, मसल्स रिलैक्स होंगे, फिलिंग का प्रोसेस होगा, फिर मसल्स कंट्रैक्ट होंगे, उसे आगे की तरफ धकेलेंगे, तो ये पूरा एक प्रोसेस चलता है। इट पेरिस्टालिटिक वेव अपीयर्स विद आ फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 per minute। 3 per minute के हिसाब से ये शो हो रही होती है इसकी फ्रीक्वेंसी। हाउ डज़ फूड मूव थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, तो हम कह सकते हैं पेरिस्टालिसिस की मूवमेंट के थ्रू ये जा रही होती है फूड। देखिए यहाँ पे ये देखिए फूड दिखाया गया है जो कि एसोफेगस से होता हुआ सर्कुलर मसल्स के कंट्रैक्ट होने की वजह से आगे की तरफ धकेला गया और फिर स्टमक तक जाता है इसी तरह के प्रोसेस से। अब अगर हम पेरिस्टालिसिस के बारे में और स्टडी करें, फूड मूव थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट फ्रॉम एसोफेगस टू द एनस व पेरिस्टालिसिस मूवमेंट। ये वो मूवमेंट है जो फूड को आगे की तरफ धकेलने पुश आउट करने का काम कर रही होती है। आपकी ओरल कैविटी में से जब आपकी फूड एसोफेगस में जाएगी तो एसोफेगस में ये मूवमेंट मदद दे रही होगी कि ये स्टमक में जाए, स्टमक से फिर आगे इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में एंड दिस एनस व तक ये जाती है। तो वेव ऑफ द इनवॉलेंट्री मसल्स कंट्रक्शन पुश द मटेरियल्स फॉरवर्ड। काम है इसका, क्या काम है इसका, वेव ऑफ द इनवॉलेंट्री मसल्स कंट्रक्शन पुश द मटेरियल्स फॉरवर्ड, आगे की तरफ मटेरियल को पुश कर रही होती है, धकेल रही होती है। डिफरेंट रेट्स इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, इसके रेट डिफरेंट होता है डिफरेंट रीजन्स के हिसाब से। ट्रिगर्ड बाय स्ट्रेचिंग ऑफ द मस्कुलर वॉल्स एंड मटेरियल्स मूव इन। तो यहाँ पे देखिए दिखाया गया है जैसा कि इस डायग्राम के अंदर सम ऑफ द, हम ये कह सकते हैं इट इज़ स्टार्ट फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ स्टमक, पासिस थ्रू द पाइलोरस टेल टू द पाइलोरिक स्पेंस्टर। यहाँ पे क्योंकि हम स्टमक की मूवमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम ये स्टमक के लोअर पार्ट से स्टार्ट होती है, पास करती है एंड पाइलोरिक स्पेंस्टर एंड सम ऑफ द वेव्स डिसअपीयर बिफोर द रीचिंग टू द स्पेंस्टर इच। ये देखिए ये मसल्स दिखाए गए हैं डायग्राम में, ये एसोफेगस स्पेंस्टर है, कंट्रैक्ट हो रहा है, ये कंट्रैक्टेड मसल्स हैं और ये रिलैक्स मसल्स हैं और फूड आगे की तरफ पुश आउट हो रही है। दिस टाइप ऑफ पेरिस्टालिटिक कंट्रक्शन इज कॉल्ड डाइजेस्टिव पेरिस्टालिसिस because it is responsible for the grinding of food particles and mixing them with gastric juice for digestion activities. अब मूवमेंट ऑफ इंटेस्टाइन की तरफ आएँ, जैसे मैंने बताया कि स्टमक, जहाँ पे स्टमक मूवमेंट काज कर रहा होता है वहाँ पे मूवमेंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में भी मूवमेंट्स क्रिएट होती है। मूवमेंट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन भी हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मूवमेंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में स्टडी कर लेते हैं। ये मूवमेंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है, 4 टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स हैं इसकी। मिक्सिंग मूवमेंट, नाम से जाहिर है इस लाइज में मिक्सिंग का प्रोसेस हो रहा है। मिक्सिंग मूवमेंट टू मिक्स द काइम विद जूस, सेगमेंटेशन मूवमेंट, पेडिकुलर मूवमेंट जिसको कहा जाता है इसमें शामिल है। इसी तरह प्रोपल्सिव मूवमेंट टू प्रोपेल फूड फॉरवर्ड इन जीआईटी। पेरिस्टालिसिस rush and peristalsis in fasting migrating motor complex भी कहलाती हैं ये मूवमेंट ऑफ वेली। इसके अलावा ये 4 टाइप्स हैं। मिक्सिंग मूवमेंट का अगर हम स्टडी करें तो मिक्सिंग मूवमेंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ काइम विद डाइजेस्टिव जूस सच एज पैंक्रियाटिक बॉयल एंड इंटेस्टाइन जूस। जैसा कि हमने बताया था कि स्टमक के अंदर HCl रिलीज़ होता है, इसी वजह से एसिडिक नेचर का काइम जो है वो इंटेस्टाइन में दाखिल होता है।
वहाँ पे डिफरेंट जूसेस उसमें शामिल होते हैं जो उसे अल्कलाइन नेचर में तब्दील करते हैं। अब ये मिक्सिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ काइम विद डाइजेस्टिव जूसेस सच एज पैंक्रियाटिक जूस, बाइल एंड इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद ये बाइल, इंटेस्टाइन एंड पैंक्रियाटिक जूसेस काइम के अंदर मिक्स करने का काम कर रही होती है। ये मूवमेंट, इसका मिक्सिंग मूवमेंट कहते हैं। प्रोपल्सिव मूवमेंट क्या चीज़ है भला? द प्रोपल्सिव मूवमेंट आर मूवमेंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन विच पुश द काइम इनटू अ एब्लर डायरेक्शन थ्रू इंटेस्टाइन। इसका काम ये होता है कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन से पुशअप कर रही होती है काइम को, हम ये कह सकते हैं। जैसे हमने स्टडी किया था कि प्रीवियस उसमें ये कि इसका काम है कि फूड को फॉरवर्ड करे जीआईटी ट्रैक के अंदर। इसके अलावा माइग्रेटिंग मोटर कम्प्लेक्स मूवमेंट भी है। माइग्रेटिंग मोटर कम्प्लेक्स को हम पेरिस्टाल्सिस इन फास्टिंग भी कहते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ पेरिस्टाल्टिक contraction which occurs in stomach and small intestine during the period of fasting for several hours। जब आपने काफ़ी घंटों से खाना नहीं खाया होता, आप फास्टिंग की पोजीशन में होते हैं, इस दौरान में स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में इस तरह की कंट्रक्शन देखने में आती है, इसीलिए इसे पेरिस्टाल्सिस ऑफ इन फास्टिंग कहा गया है। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेगुलर peristalsis because a large portion of stomach and intestine is involved in the contraction। ये रेगुलर जो हमारी मूवमेंट हो रही होती है ड्यूरिंग जब हम फूड आगे की तरफ पुशअप हो रही होती है, उस वक्त जो नॉर्मल फिनोमिना है उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है जब हम फास्टिंग पोजीशन में होते हैं, जिस वक्त हमने खाना नहीं खाया होता काफ़ी घंटों से, क्योंकि लार्ज पोर्शन ऑफ स्टमक और इंटेस्टाइन इन्वॉल्व इन कंट्रक्शन होती है। द कंट्रक्शन एक्सटेंडिंग टू अबाउट 20 to 30 सेंटीमीटर ऑफ स्टमक और इंटेस्टाइन। अब मूवमेंट ऑफ वैली अगर हम देखें तो मूवमेंट ऑफ वैली में जैसे मैंने बताया था कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं वैलीज़ ये इंटेस्टाइन में, और एब्जॉर्प्शन का काम कर रही होती हैं सिंपल मॉलिक्यूल्स की एब्जॉर्प्शन का, और इसके ज़रिए ब्लड के अंदर वो न्यूट्रिएंट्स, वो पार्टिकल्स पहुंच जाते हैं यहाँ से एब्जॉर्ब होकर। अब मूवमेंट ऑफ वैलीज़ क्या है? इंटेस्टिनल वैलीज़ आल्सो शो मूवमेंट साइमल्टेनियसली अलॉन्ग विद इंटेस्टिनल मूवमेंट ऑफ द वैली आर शॉर्टनिंग विच अकर्स alternative and help in emptying of lumps from the central lateral into the lymphatic system। हमने lymphatic system स्टडी किया था प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, तो इसका काम क्या होता है, किस में हेल्प कर रही होती है? इम्पिटी द लम्फ फ्रॉम द सेंट्रल लेटरल इनटू द lymphatic system। लम्फ को lymphatic system में इम्पिटी करने का काम करी इस मूवमेंट के थ्रू। मूवमेंट ऑफ द वैली आर शॉर्टनिंग एज़ कम्पेयर टू अदर मूवमेंट्स, जो दूसरी मूवमेंट इंटेस्टाइन में देखने में आती हैं, और इसकी निस्बत ये शॉर्टनिंग होती है, और विच आर occurring alternatively and help in emptying the lumps from the central lateral into the lymphatic system। ये इसका एक हम समझ सकते हैं, ये भी इसका एक रोल है। तो हमने देखा कि मूवमेंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन भी 4 टाइप्स में डिवाइड की गई हैं। 4 टाइप्स की मूवमेंट देखने में आती हैं। मिक्सिंग मूवमेंट है या प्रोपल्सिव मूवमेंट्स होती हैं, माइग्रेटिंग मोटर कम्प्लेक्स मूवमेंट्स एंड मूवमेंट ऑफ वैलीज़ मानी जाती हैं। जबकि स्टमक की जब हम मूवमेंट्स देखते हैं तो हमने 3 टाइप की स्टमक में हमने मूवमेंट्स को स्टडी किया। हंगर कंट्रक्शन को फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। इसके अलावा रेसेप्टिव रिलैक्सेशन एंड पेरिस्टाल्सिस वेव्स, ये स्टमक की मूवमेंट्स थी। मूवमेंट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर समझ में आया होगा।